बुझता हुआ दिया एकदम से अकस्मात भर भरा के जलता है। ये वही जब बुझने वाला दिया है माफियाओं का और संगठित अपराधियों का, बुझने से पहले अकस्मात लौ फड़फड़ा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये उमेश पाल के हत्यारे जिंदा रहेंगे? मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। मुझे उनका भविष्य साफ और बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। और मेरी बात को आप ना माने, योगी जी ने जो सदन में उनको कह दिया कि वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, निसंदेह कानून की परिधि में रहते हुए वो मिट्टी में ही मिलाए जाएंगे। इन्होंने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है आज। और मिट्टी में मिलाए जाने का मतलब कई तात्पर्य हो सकते हैं। भगवान करे मैं गलत हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस एनकाउंटर वगैरह कोई ऐसा हो, लेकिन अगर होगा तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। उत्तर प्रदेश पर आपने देखा होगा 2005 में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रहती थी। शायद अब वही व्यवस्था एक बार फिर से दिखाई दी। उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, उसके बाद सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा देखने को मिला। अब देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कहा गया क्या यही रामराज है, गोली बम बारूद चल रहे हैं। तो योगी जी ने भी कहा जिसने किया है उसको मिट्टी में मिला दूंगा। इन सभी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डीजीपी विक्रम सर है। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या यही रामराज है? अखिलेश यादव बड़ा कड़वा सवाल आज पूछे हैं योगी जी से। गौरव जी नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रामराज्य लाने में कुछ समय लगता है, लेकिन उसका आभास कुछ कुछ तो हो ही रहा है। मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। और जितने राक्षस और सांप पाले गए, पैदा किए गए अकस्मात एक साथ, तो सबका वध हो नहीं सकता है। इच्छा शक्ति है, बहुतों का वध हो गया और बहुत अपनी उल्टी गिनती के लिए तैयार रहे। सर, ये जो हत्याकांड था राजू पाल वाला, उमेश कुमार को जिस तरीके से उसके मुख्य गवाह थे, तो ये मतलब उस समय का क्या घटनाक्रम रहा था? थोड़ा ब्रीफ कराइए दर्शकों को। वर्ष 2005 प्रयागराज में दिन दहाड़े रगेत करके, दौड़ा करके राजू पाल विधायक की हत्या की गई थी, जिससे आपने सिनेमा में देखा होगा। उस तरीके से दौड़ा करके, रगेत करके, बड़ी सनसनीखेज हत्या थी। लेकिन उस दौर में कोई चीज़ अप्रत्याशित या अस्वाभाविक नहीं थी। विशेषकर अतीक अहमद कुछ कर दें तो किसकी हिम्मत होगी बोलने की। लेकिन उनके दुर्भाग्य से न केवल मुकदमा लिखा गया, बल्कि सीबीआई को भी बात गई, और जो आक्रोश जनता में था उसके मद्देनज़र गिरफ्तारियां भी हुई और कार्रवाई भी हुई। लेकिन जिस तरीके का जघन्य दिन दहाड़े ये हत्याकांड हुआ था, निर्मम हत्याकांड हुआ था, घर में घुस करके दौड़ा दौड़ा करके जो हत्या की गई थी, वैसा अगर मैं देखूं तो कुछ कुछ उमेश हत्याकांड में उसका आपको आभास मिल जाएगा। किस तरीके से इन्होंने निर्मम तरीके से और बिल्कुल कमर कस के आए थे कि जिंदा नहीं छोड़ना है। बमों का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल, 2 से ज़्यादा शूटर्स लेकर के चलना, ये स्पष्ट दिखाता था कि वो बिल्कुल कमर कस के आए थे कि हत्या करके ही वापस जाना है। तो ये जैसे सर आपने बताया कि उसी तरीके के सीन को दोहराने की कोशिश की गई थी, तो यही तो सवाल है कि मतलब अब हम 2023 में आ गए हैं। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही बड़ा मुखर होकर के बोलते हैं, तो अब योगी जी का क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है, यही रामराज है? अभी बीते दिनों कानपुर की भी घटना निकल के आई, उससे पहले रामचरितमानस को लेकर के लगातार टिप्पणियां होती रहीं। तो मतलब अब लॉ एंड ऑर्डर पे आम जनता भी सवाल पूछ रही है कि मतलब योगी जी क्यों कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं, या अधिकारियों के खिलाफ हो, या जो रामायण जैसे ग्रंथों का विरोध कर रहे हो, या मतलब उस सीन को 2005 वाले को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और न कर पाएंगे। आप ये कह दें कि अपराध समाप्त हो जाए, वो शायद राम राज्य में तो थे भगवान राम के समय में। आज के दौर में किसी भी देश में, चाहे वो इजराइल हो या चीन हो, अपराध तो थोड़े बहुत होंगे, लेकिन सरकार, शासन प्रशासन अपराधियों और माफियाओं से मिली हो, ये आज कोई नहीं कह सकता है। और कितने माफियाओं को आपने देखा होगा न्यायालय से सज़ा मिली है। मुख्तार अंसारी का केस आपके सामने है कि उनको 2 मुकदमों में आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, जो कि पहले नहीं हो पाता था। सज़ा तो छोड़ दीजिए, मुकदमे ही सुनवाई के लिए नहीं आते थे। मुकदमे सुनवाई पे आए और उनको 2 केसेस में, और अगर ये सज़ा बरकरार रही, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो राजनीतिक भविष्य इनका समाप्त हो गया है। अब हम आते हैं वर्तमान केस में, रामचरितमानस पे आते हैं। ये जो रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। इनसे ये कह दीजिए कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये बता दें पहले, और कितने कांड हैं, और इसके ऊपर काकभुषुंडी संवाद के ऊपर पूछ लीजिए। ये कौवे की तरह
जा करके और जो खलनायक है उसकी बात और उसके संबंध में जो चौपाइयाँ हैं उनका वमन कर रहे हैं। उसका निहितार्थ, उसका मर्म, उसके बारे में कोई जानकारी इनको है नहीं। तुलसीदास गोस्वामी जी को अगर हम कहें कि अजात शत्रु थे तो अतिशयोक्त नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई शक्ति उन्होंने, और उनकी तो पूजिए संत असंतन चरना, कि संतों असंतों के भी चरण पकड़ी, क्योंकि हमारा कार्य करने दें। और एक खलनायक के संवाद को लेकर के पूरे रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करना एक सस्ती लोकप्रियता, जिसको कहने कि जब आपके पास कोई विषय वस्तु या कोई मुद्दा नहीं रहता है तो आप ऐसे थोथा चना बाजे घना, मैं तो यही कहूँगा। और इनके ऊपर निरर्थक और इसी तरीके की आते जाते ये जो कवित्री वगैरह हैं जिनका गान, जी नेहा राठौर, मैं तो जानता भी नहीं था, अब आप लोगों से मालूम पड़ा। आप चले जाएं प्रयागराज, लखनऊ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चना जोर गरम बेचते हैं या चूरन बेचते हैं, वो भी ऐसे ही काव्य गाते हैं। तो क्या इनको मैं वो महत्व दे दूं कि ये बहुत परम विदुषी महिला है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब चना बेचने वाले, लेकिन वो तो देश की कह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, देश के ज्वलनशील बेरोजगारी महंगाई पे बात करते हैं। आप उनको इस तरीके से कह रहे हैं, वो तो मतलब कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, योगी सरकार बड़ी वो हो गई, हिटलर शाही पे आमादा हो गई है। ये आपका अभिमत है, जो मन में आए कीजिए। लेकिन अगर उनको कहने कि परम विदुषी हैं, दार्शनिक हैं और उनके ऊपर ऐसा एक अनुभव है कि वो किसी के ऊपर, आप पहले देखिए कि आप कहाँ पर हैं, और शासन प्रशासन के किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन कर लें। और हमें तो साफ दिख रहा है कि जिस घटनाक्रम को लेकर के जिसमें प्रशासनिक चूक हुई थी, तो अगर थाने पे ही उत्तर प्रदेश में 1500 थाने हैं, कहीं ना कहीं तो चूक होती ही रहती है। और कहीं चूक होगी तो क्या आप डीजीपी को जिम्मेदार मानेंगे या थानाध्यक्ष को मानेंगे? आप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानेंगे या थानाध्यक्ष को जिम्मेदार मानेंगे? कानपुर देहात की घटना हुई, निंदनीय है, दंडनीय है और बिल्कुल गलत है, और उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ के जिलाधिकारी को मिलनी चाहिए सज़ा, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन उसकी आड़ में, उस घटना के कंधे पे हथियार रख करके आप शासन प्रशासन को बदनाम करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। योगी जी सर जब लाइन आर्डर पे लेकर के पूरा चुनाव जीतते हैं, पूरा सब कुछ कहते हैं, हमारे उसमें मच्छर भी पर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उसमें जब पूछा जाएगा उनसे सवाल, जब उनकी सरकार है, तो उसी तरीके का वो लोग काम कर रहे हैं। आपको जवाब तो मिल तो रहा है। ये बिल्कुल जिसको कहना है कि मलेरिया उन्मूलन की तरह अपराध उन्मूलन नहीं होता है, कुछ न कुछ अंश रह जाता है। बुझता हुआ दिया एकदम से अकस्मात भर भरा के जलता है। ये वही जब बुझने वाला दिया है माफियाओं का और संगठित अपराधियों का, बुझने से पहले अकस्मात लौ फड़फड़ा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये उमेश पाल के हत्यारे जिंदा रहेंगे? मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, मुझे उनका भविष्य साफ और बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। और मेरी बात को आप ना माने, योगी जी ने जो सदन में उनको कह दिया कि वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, निसंदेह कानून की परिधि में रहते हुए वो मिट्टी में ही मिलाए जाएंगे। और इस तरीके का दुस्साहस जो करेगा वो मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। आप कह रहे हैं मिट्टी में मिलाया जाएगा, अखिलेश यादव ने फिर इसमें कटाक्ष कर दिया कि ये मिट्टी में मिलाने वाली कौन सी भाषा है, इस तरीके की भाषा बताइए मुख्यमंत्री जी प्रयोग कर रहे हैं, आप भी प्रयोग कर रहे हैं। क्यों ना प्रयोग करें? आप चुनौती दे रहे हैं, पालें सांप आप, हमारे डसवाने के लिए सांप आप पालें, दूध आप पिलाएं, उसके बाद हमसे ही पूछें आप अपनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? ये सवाल ही गलत है। जो ये सवाल कर रहा है ये सवाल ही गलत है। सांप पालें आप, पैदा करें आप, दूध पिलाएं आप, और फिर पूछे कि आप कह रहे हैं मिट्टी मिला दें। नहीं, मुझे दरअसल चाहिए कि मैं अपने ख़ानदान को उन सांपों के आगे झोंक दूं, दूसरा गाल दिखा दूं। ये होने वाला नहीं है। और जो ऐसे तर्क दे रहा है उसके मन में बड़ा उदार दृष्टिकोण है ऐसे संगठित अपराधियों के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ऐसे शब्द का, बड़ी पीड़ा हो रही है उनको कि ऐसे शब्द का क्यों। आखिर कहीं न कहीं बड़ा गहरा संबंध उनसे है, क्योंकि इतना दर्द एक संगठित अपराधी के लिए होना अस्वाभाविक है, निंदनीय है, अकल्पनीय है। और इसके ऊपर उनको अंतर्मंथन करना चाहिए कि इतनी पीड़ा क्यों है एक संगठित हत्यारे के लिए। सर अतीक अहमद बना कैसे? उसको बनाने में किसका हाथ रहा? अखिलेश या जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव पर पूरा कटाक्ष कर रहे थे योगी जी ने बोला कि मतलब आप ही के समय के पाले हुए हैं ये सब लोग, तो आपको क्या लगता है अतीक अहमद को किसने बनाया? अतीक अहमद को यहाँ की लचर राजनीति बनाया और विकलांग कानून व्यवस्था ने बनाया। एक निर्णय एक बीच में हुआ था, तब ये जेल गए थे, रासुका वगैरह इनके ऊपर लगा था और जेल में इन्होंने त्राही त्राही कर दिया था। लेकिन जहाँ से लगाम ढीली होती, संगठित अपराध का तात्पर्य क्या होता है? जब एक मुकाम तक अपराधी पहुँच जाता है
तो वो फिर थाने चौकी के स्तर पे नहीं, वो शासन प्रशासन के स्तर पे डीलिंग करता है। जब शासन प्रशासन के स्तर पे डीलिंग करता है तो ज़मीनों पे कब्जा, ठेके पर हत्याएं, जबरन धन वसूली, ये इसका काम हो जाता है। और निर्वाचन जब आता है तो बूथ कैप्चरिंग करता है, और कालांतर में जब भस्मासुर हो जाता है तो खुद निर्वाचन लड़ करके या तो विधायक या सांसद बन जाता है, जैसा कि इसके केस में, अतीक अहमद के केस में आप देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन जिन राजनीतिक दलों में था वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे बाहुबली को टिकट दे करके जिताया। इसलिए उन राजनीतिक दलों को, एक राजनीतिक दल ने इनको बाहर किया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की, चलिए वो भी स्वीकार्य है। लेकिन जो इसके पक्ष में आज भी बोल रहे हैं उनको जनता क्षमा नहीं करेगी। तो सर मतलब उस समय जब अतीक अहमद का इतना बोलबाला रहा होगा तो उस समय सर आप डीजीपी के पोस्ट में रहे होंगे ना? मैं डीजीपी था और इनके ऊपर रासुका लगा के ये थे जेल में, और परिवार ने, पूरे खानदान ने त्राहि त्राहि कर दिया था कि जेल में इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं, जेल में वही सुविधा मिलेगी जो सामान्य कैदी को होती है। अगर सबके लिए बैगन का भरता, अरहर की दाल और रोटी बनी है तो आपको भी बैगन का भरता, अरहर की दाल और रोटी मिलेगी। आपके लिए तंदूरी मुर्गा और रान मुसल्लम नहीं आएगा बाहर से। आप उस समय पे इनको भी बैंगन का भरता खिलाते थे? बिल्कुल खिलाते थे, और हमने बता दिया जेलर साहब को, अगर आपने कोई अतिरिक्त सुविधा देने का कष्ट किया इनको, ऐसा ना हो जेलर साहब उसी जेल में आप भी तशरीफ़ फरमा, दोनों एक साथ बैगन का भरता और रोटी खाएं। ऐसा काम ना कीजिएगा जेलर साहब, मैं करके दिखा दूंगा आपको। सर 2005 के समय तो हम लोग जो सुनते हैं कि बड़ा मतलब चरम सीमा पे ये लोग थे, तो उस समय आपको ऐसा कुछ नहीं अनुभूत होता था कि ऐसा करेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? इसकी परवाह जो करे तो वो डीजीपी होने योग्य नहीं है। जो इसकी परवाह करे कि परिणाम क्या होगा, डीजी से ऊपर तो कुछ होता नहीं। डीजी से ऊपर तो मैं सोच नहीं सकता। अब आपके पास एक एक स्वाभिमानी पूर्व पुलिस महानिदेशक या निकम्मा कार्यरत डीजीपी, आप अगर हो डीजीपी तो आप किसका चयन करेंगे? स्वाभिमानी पूर्व डीजीपी। तो ये कोई चॉइस ही नहीं है। डीजीपी होता ही इसीलिए कि जो कुरीतियाँ और जो वैभव संगठित अपराधियों का है उसको समाप्त करके, जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है वैसे इनको बुझा दें, इनको कर दें समाप्त। तो सर उस समय पॉलिटिकल तो दबाव कहीं ना कहीं प्रशासन पे रहता ही होगा, मतलब लोगों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करने को लेकर के प्रशासन को कितना खुली छूट दी जाती थी? आज के तरीके प्रशासन को उतनी खुली छूट रहती थी कि नहीं उस समय पे? मुझे पूरी छूट थी कि आप अपने पूरे स्वविवेक से कानून के अंतर्गत कार्य करें, और वो मैंने किया। ये केवल अतीक अहमद नहीं थे, इनके जो दूसरे भाई मुख्तार अंसारी थे, आप गूगल पे जाके देखें, उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या होती है उसका जिम्मेदार मुझको माना जाए। हम लोग अनुशासित लोग हैं, कानून को मानने वाले, हम किसी की हत्या क्यों कराएंगे? बल्कि अगर हत्या हो रही तो उसको हम रोकेंगे। हमें जो दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी है कानून के दायरे में रह के कराएंगे, और कानून के दायरे में रहते हुए उनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। इसी तरीके से ऐसा कहते हैं कि दबाव नहीं होता, दबाव होता है, ये तो आपके ऊपर, आप दबाव मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं, जो सिर फिरे किस्म के होते हैं, वो नहीं मानते हैं दबाव बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि आपको कहते हैं कि आपको हटाना पड़ेगा, तो आप कल क्यों हटा रहे हैं, आप आज ही हटा दें। लेकिन काम जो होगा कानून के हिसाब से होगा, विधि सम्मत होगा, जो औचित्यपूर्ण है वही होगा। लेकिन सर जो जिले वगैरह में व्यवस्थाएं रहती थी, आपको छोड़ दी, आप तो डीजीपी पोस्ट पे थे उस समय, आप तो अपने उस हिसाब से काम करते थे, लेकिन जो इन लोगों का सिस्टम था कितना मतलब कि मजबूत था, किस तरीके से काम करता था और क्या क्या करता था, इसमें कैसा क्या रहा? देखिए, संगठित अपराध का तात्पर्य क्या है? इसमें संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा ये संगठित अपराध वो अपराध है और वो अपराधी हैं जो भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन में हस्तक्षेप और भय और आतंक, ये 3 टांगें हैं संगठित अपराध की। भ्रष्टाचार, भय और आतंक और शासन प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप, इन 3 टांगों पे संगठित अपराध टिका हुआ है। और इसके आधार के ऊपर संगठित अपराधी, उसको प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है। उस ऑक्सीजन के चलते अब मान लीजिए आपने चोक कर दिया कि अगर इनको कोई नाजायज़ किसी इनके अपकृत्य में कोई कार्रवाई होती है तो कप्तान साहब और डीआईजी साहब आप वहाँ रहेंगे नहीं, और आपकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि आ जाएगी कि आपने इस गिरोह का, मान लीजिए अतीक अहमद गिरोह को आपने मूक सहमति प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप इसने एक भूखंड पे जबरन कब्जा किया,
या एक हत्या में इसका नाम आया और आपने प्रभावी कार्रवाई निरोधात्मक या अन्य नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ये हत्या हो गई, तो संदेश बड़ा स्पष्ट जाता है। कैरियर ख़त्म करके कोई इस तरीके की मदद नहीं करता है। और चोरी छुपे कोई कर ले तो उसके ऊपर भी निगरानी एक अच्छे व्यावसायिक दक्ष कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि इसके पहले ये स्पष्ट कर दें कि अगर आपने किसी की मदद करने की कोशिश की, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रिश्वत होगी। मतलब ये लोग पूरा पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश पूरी करते थे, यूज पूरा करते थे पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स को पूरा करते थे, लेकिन मैं जब डीजीपी हुआ था तब ये जेल में थे, तो पॉलिटिक्स का क्या इस्तेमाल करते और क्या जेल में रहकर कि जेल में ये था कि किसी एन केन प्रकारेण इनको सुविधाएं कुछ मिल जाए, मोबाइल फ़ोन की सुविधा मिल जाए, खान पान की और मुलाकात आदि की मिलती रहे, लेकिन वो सब डिनाई रही और इनको किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रही। सर यही अगर 2005 के उस समय पे अगर योगी होते, योगी सरकार होती, तो इतना समय लगता क्या इन सब केसों में? कैसे लगता? इनके पर वहीं कतर दिए जाते और ये जान जाते कि इनका भविष्य निहायत अंधकारमय है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं होती। ये लाख भी बड़बोलापना करें, दरअसल इनके अंदर गौरैया का दिल है। ये बहुत दिखाते बहुत हैं कि इनकी हुंकार लंकेश की तरह है, इनकी हुंकार जो है ये सब ड्रामे में नौटंकी है एक तरीके से। अंदर खाने एक बार कोई इनको घूर भर दे और दमदार कोई अधिकारी आ जाए, ये पहले बाथरूम जाएंगे फिर बाहर आएंगे। तो सर आप जैसे पहुंचते होंगे जेल के अंदर, अगर आप उनके सामने खड़े हो जाते होंगे, यही पोजीशन बनती थी क्या? नहीं, कह तो दिया उन्होंने कि हमारी हत्या होती तो इसकी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। टोटल सरेंडर के साहब हम साहब बिल्कुल कुछ नहीं। हम इनके तो जुमले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं तो हुजूर का पैर की जूती हूँ, हुजूर का लगाया हुआ पेड़ हूँ, हुजूर का पाला हुआ कुत्ता हूँ। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है किसने क्या कहा, लेकिन वो एकदम से टोटल सरेंडर की बात होती थी। समझ गए गौरव साहब? ये वो तेवर पढ़ लेते हैं आपका, ऐसा न हो कि आपके इस क्राइम के नतीजे ऐसे हों कि आपके लिए भारी पड़ जाए। अच्छा सर, ये जो योगी जी ने आज बोला कि मतलब ये सब आपके समय के पाले हुए हैं, तो आपको भी लगता है क्या उसी समय के हैं अखिलेश यादव या पॉलिटिकल इन लोगों को संरक्षण? ये इन्हीं के थोड़े, आप पूरे प्रदेश में ढूंढ लीजिए जितने आपराधिक माफिया तत्व हैं उनको राजनीतिक संरक्षण किसके द्वारा दिया गया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नाम किसी का लेता नहीं, न राजनीतिक दल का। राजनीति मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन बिना राजनीतिक सजीवन बूटी के ये इतने बड़े बाहुबली नहीं बन सकते थे, और बने तो राजनीतिक सजीवन बूटी के कारण बने हैं। और इनको प्राण ऊर्जा दी ही इन्हीं लोगों ने है, और अगर प्राण ऊर्जा इनको मिली है तो इन्होंने बराबर के हिस्सेदार भी हैं लूट के। लेकिन अब योगी जी ने कह दिया उमेश पाल वाले में जिसने भी किया उसको सबक सिखा दिया जाएगा, तो अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी जो इस तरीके की घटना में संलिप्त रहे होंगे? योगी जी का तो साफ अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे मिजाज मालूम है। कानून के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इन्होंने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है आज, और मिट्टी में मिलाए जाने का मतलब कई तात्पर्य हो सकते हैं। भगवान करे मैं गलत हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस एनकाउंटर वगैरह कोई ऐसा हो, लेकिन अगर होगा तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला। अब गिरफ्तार होकर के स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे जेल जाएं या मुठभेड़ में मारे जाएं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इलाज तो डॉक्टर के यहाँ 3-4 तरह के होते हैं। होम्योपैथिक की मीठी गोली भी होती है, अगर उससे ठीक न हुआ तो फिर सर्जरी होती है, जब सर्जरी भी ठीक ना हो तो अंग भंग होता है। ये तो इनके ऊपर है, मरीज का रोग कितना गहरा है वैसे ही होगा, जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। सर आपने कह दिया एनकाउंटर वाली बात की हो सकता है, तो अब एनकाउंटरी के ऊपर तो बड़ा बवाल हुआ था, विकास दुबे वाला हो या किसी तरीके से एनकाउंटर के मामले पे ही तो सरकार को बड़ा कोसा जाता है। अब ये एनकाउंटर फेक होते हैं कि सही वाले हो जाते हैं? बिल्कुल सही होते हैं। जो फेक कहते हैं उनको बड़ा दर्द हो रहा है कि अपराधी कैसे मारा जा रहा है, कमाऊ पूत कैसे मारा जा रहा है। कमाऊ पूत को दरअसल नागरिक अभिनंदन होना चाहिए उसका। नागरिक अभिनंदन न करके आपने कमाऊ पूत जर्सी गाय दूध देने वाली उसको हटा दिया सामने से। जिनको दर्द हो रहा है वो अपने आप से पूछें, और ज़्यादा अगर दम हो तो जाके हाई कोर्ट में जाके PIL दाखिल कर दें, हत्या का मुकदमा लिखा दें। हम पुलिसकर्मियों के ऊपर तो सारा समाज, अपराध जगत लगा हुआ है बेकरारी से, कैसे मौका मिले हत्या का मुकदमा आपके ऊपर लिखा दें। अगर दम हो तो लिखा के दिखा दीजिए, विवेचना करवा लीजिए। पुलिसकर्मी को यहाँ पर किसी की हत्या करने थोड़ी आया है। लेकिन कानून जो इजाज़त देता है, धारा 96 IPC से लेकर धारा 104 IPC आत्मरक्षा में,
हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया। मुनासिब चोट हो सकती है कि अपने या किसी अन्य की जान माल की हिफाजत में मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स। तो आप लोग चाहते हैं कि पुलिस वाला शहीद हो जाए, वो तो मरने ही के लिए नौकरी में आया है, उसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन कमाऊ पूत की जो है नाखून में भी खरोंच ना आए, तो ये होने वाला नहीं है। आपका कमाऊ पूत होगा, आपके लिए उसकी फ़ोटो मढ़वा के रखिए, रोज़ आरती उतारिए।